चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 के बचे हुए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस के। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में डिफरेंस बताओ। फॉर्मुलेशन तो बेसिकली बनाना होता है, इम्प्लीमेंटेशन उसको अप्लाई करना होता है। तो देखिए क्या है। Strategy formulation. It involve the design and the choice of the appropriate organization strategies. डिज़ाइन और इसमें चॉइस आपने चूज़ कर लिया कौन सी स्ट्रेटजी मेरे को चाहिए। इसमें क्या है, आपने उन स्ट्रेटजीज को एक्शन में लगा दिया ऑर्गेनाइजेशन के। इट प्रोसेस ऑफ पुटिंग द वेरियस स्ट्रेटजी इनटू द एक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने काफ़ी स्ट्रेटजीज को एक्शन में लगा दिया। पोजिशनिंग फोर्स बिफोर द एक्शन। बेसिकली बिफोर द एक्शन है, ये अभी मैंने काम करना शुरू नहीं किया है। मैनेजिंग फोर्स ड्यूरिंग द एक्शन, आपने ड्यूरिंग द एक्शन काम करना स्टार्ट कर दिया। इट फोकस ऑन द इफेक्टिवनेस, आपकी इफेक्टिवनेस पर फोकस करता है। इट फोकस ऑन द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पे फोकस करता है। प्राइमरी एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ये। प्राइमरी एंड द ऑपरेशनल प्रोसेस, ये एक ऑपरेशनल प्रोसेस है। इट रिक्वायर द गुड इंट्यूटिव एंड द एनालिटिकल स्किल्स, इसमें आपकी अच्छी इंट्यूटिव और एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। इसमें आपकी मोटिवेशनल और लीडरशिप स्किल्स चाहिए। इट रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेशन अमंग द फ्यू इंडिविजुअल्स, बेसिकली आपका कुछ इंडिविजुअल्स के बीच में इसमें कोऑर्डिनेशन होता है। इट रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन अमंग द मैनी इंडिविजुअल्स, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करनी है। ऑर्गेनाइजेशन में 200 एम्प्लॉय हैं, तो 200 के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है, डिफाइन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है? Competitive advantage is the position of the firm to maintain and sustain a favorable market positions when compared to the competitors. Basically कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप ये बोल सकते हो, फर्म की एक पोजीशन जो मार्केट में अपनी फेवरेबल पोजीशन बना के रखती है दूसरी फर्म्स के मुकाबले, और उसकी पोजीशन सस्टेन रहती है, लंबे टाइम तक रहती है। इसमें एग्जांपल सबसे बड़ा जियो का ले सकते हो आप, जियो, या फिर आप रिलायंस ग्रुप का ले सकते हो कंपेयर टू दूसरी कंपनीज। Competitive advantage is the ability to offer the buyer something different and thereby providing the more value for the money. Competitive advantage बेसिकली ये होती है कि एबिलिटी होती है कि आप बायर को कुछ ऑफर कर रहे हो डिफरेंट, जो दूसरे ऑफर नहीं कर पा रहे, और जो वैल्यू फॉर द मनी है वो भी ज़्यादा है। बेसिकली रिलायंस के जो जियो प्लान्स आ रहे हैं वो काफ़ी सस्ते आ रहे हैं कंपेयर टू अदर इंटरनेट प्रोवाइडर या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। और एक वैल्यू फॉर द मनी है, आपको एक 129 से 99 रुपये में पूरा प्लान मिल जाता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। बेसिकली रिजल्ट किसका है? सक्सेसफुल स्ट्रेटजी का है। द पोजीशन गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू अ हायर मार्केट शेयर एंड द हायर प्रॉफिट। जो आपकी पोजीशंस हैं वो आपका हायर मार्केट शेयर हो जाता है, जियो के कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और हायर प्रॉफिट जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है। डेट आर ऑब्टेन बाय कॉम्पिटिटर ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री, और बेसिकली जो आपके कॉम्पिटिटर्स ऑब्टेन नहीं कर पाते सेम इंडस्ट्री में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ द लो कॉस्ट रिलेशनशिप। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये भी हो सकती है कि आप सबसे सस्ता प्रोवाइड कर रहे हो, आपसे सस्ता कोई दे ही नहीं पा रहा। चाइना, चाइना से सस्ता कोई देता ही नहीं, तो बी यूनिक इन द इंडस्ट्री, इसलिए आप इंडस्ट्री में काफ़ी यूनिक हो, क्योंकि चाइना से जितना सस्ता माल मिलता है हमें कहीं से नहीं आ रहा, इसलिए वो यूनिक है, उनके जैसा सस्ता कोई बना ही नहीं सकता। आर वेल आर वाइडली वैल्यूड बाय कस्टमर, इसलिए वो कस्टमर्स के द्वारा वैल्यू किए जाते हैं हर जगह, और हर कोई उनसे माल खरीदता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्कस द नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर इज़ ए न्यूअर एंड द समवट मोर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। नेटवर्क स्ट्रक्चर बेसिकली आपका नया है और एक काफ़ी अच्छा रेडिकल डिज़ाइन है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन का। द नेटवर्क स्ट्रक्चर कुड बी टर्म्ड एज नॉन स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर को आप नॉन स्ट्रक्चर बोल सकते हो। इट वर्चुअली एलिमिनेट इन हाउस बिजनेस फंक्शंस एंड आउटसोर्स मैनी ऑफ देम। बेसिकली ये हटा देता है आपके इन हाउस फंक्शंस को, और बेसिकली जो आपकी इन अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कोर बिजनेस के रेलेवेंट नहीं है, उन सबको आउटसोर्स कर देता है। लाइक जैसे कस्टमर्स की जो बेसिकली कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं, कई कंपनियां उनको आउटसोर्स कर सकती है कॉल सेंटर को, तो उसको आप बोल सकते हो, क्योंकि वो इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। एक ऑपरेशन ऑर्गेनाइज इन दिस मैनर इज़ ए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस मैनर में बेसिकली काम कर रहे हो तो आप उसको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, बिकॉज इट इज़ कम्पोज ऑफ द सीरीज ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड द ग्रुप। उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, और कोलेबोरेशन लिंक बाय द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नॉन हायरार्किकल काउबर्ट नेटवर्क। और जो बेसिकली आपकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो
कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं या कोलैबोरेट होते हैं आपके नॉन हायरार्किकल और कोब वेब नेटवर्क जो आपके नेटवर्क्स हैं लिमिटेड उनके साथ। व्हाट डू वी मीन बाय द कोर कॉम्पिटेंसी? कोर कॉम्पिटेंसीज आपकी क्या होती हैं? ए कोर competency is a unique strength of an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक स्ट्रेंथ है विच मे नॉट बी शेयर्ड बाय द अदर, जो दूसरे द्वारा शेयर नहीं की जा सकती। जो कोर कॉम्पिटेंसी है आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो क्रिटिकल हैं किसकी, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए। अगर आप एक कोर कॉम्पिटेंसी को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपके पास डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एक और दूसरे बिजनेसेस के रिगार्डिंग, लाइक अदर सिमिलर बिजनेसेस आपने किए हैं उनसे डिफरेंट आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी आप कोर बिजनेस स्ट्रेटजीज को मेंटेन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैल्यू चेन, कंपोनेंट्स ऑफ द वैल्यू चेन। Value chain refers to a separate activity which are necessary to underpin an organization strategy and are linked together both inside and outside द ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू चेन बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपस में लिंक होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी। वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली ऐसे बोल सकते हो जो कुछ सपोर्टिव एक्टिविटी नहीं होती, लाइक हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल भी चाहिएगा, लेबर भी चाहिएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिएगी और फ्यूल भी चाहिएगा, मशीन्स भी चाहिएंगी, तो सारी वैल्यू चेन का पार्ट है क्योंकि सपोर्टिव एक्टिविटी हैं वही मदद करेंगे फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में। तो ऑर्गेनाइजेशंस आर मच मोर देन रैंडम कलेक्शन ऑफ द मशीन्स मनी एंड पीपल। बेसिकली सही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी होती है कंपेयर ऑर्गेनाइजेशन बस एक मशीन्स मनी और पीपल का कलेक्शन नहीं है, इसके ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा है। वैल्यू चेन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज ऑफ प्राइमरी एंड सपोर्टिव एक्टिविटी। जो वैल्यू चेन होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्राइमरी और सपोर्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें। प्राइमरी तो इंक्लूसिव हो सकती है आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन और आउटबाउंड लॉजिस्टिक। प्राइमरी तो बेसिकली आपकी रॉ मटेरियल आ रहा है, इनबाउंड ऑपरेशन जितने हो रहे हैं रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, फिर आउटबाउंड उसको बेच रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो, ये सारी आपकी इनबाउंड और आउटबाउंड हो गई। सपोर्टिव एक्टिविटी रिलेट टू प्रोक्योरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो वैल्यू चेन एनालिसिस हेल्प करता है मेंटेन करने में एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, और जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है सस्टेन द वैल्यू फॉर मनी फॉर इट्स प्रोडक्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन को वैल्यू करते हैं कि आप अपनी वैल्यू फॉर द मनी को सस्टेन करो एक प्रोडक्ट के लिए। इट कैन बी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटी डेट आर ऑर्गेनाइजेशन में to take at the threshold limit of the competency। ये बेसिकली उस चीज़ पे हेल्पफुल हो सकती हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस एक लिमिट लगाना चाहती है किस पे, एक्टिविटीज़ पे, और जो रिप्रेजेंट करती है हमारी कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द बिजनेस को। हाउ ए कॉर्पोरेट कल्चर कैन बी बोथ स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक कॉर्पोरेट कल्चर कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ भी है और एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस भी है। Most important phenomena which often distinguish the one organization with the another is corporate culture। बेसिकली जो corporate culture ही है जो आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग करता है। लाइक इसका एग्जांपल ये भी बोल सकते हो आप कि गूगल का कल्चर अलग है, एप्पल का कल्चर अलग है, जो छोटी कंपनीज हैं उनका कल्चर अलग होता है, बिग फोर का कल्चर अलग है। तो एक कॉर्पोरेट कल्चर ही है जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे बंदों से कि आप उनसे अच्छे किस तरह हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन उससे बढ़िया किस तरह है। ये हेल्पफुल हो सकता है किस चीज़ में, ये बेसिकली हेल्पफुल कॉर्पोरेट कल्चर रेफर्स टू कंपनीज वैल्यू बिलीफ बिजनेस प्रिंसिपल ट्रेडिशंस। कॉर्पोरेट कल्चर बिजनेस के वैल्यूज़ हो गई, आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है, बिलीफ क्या है, आपके बिजनेस प्रिंसिपल्स क्या है, आपके ट्रेडिशन क्या है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एवरी कॉर्पोरेशन हैज़ ए कल्चर दैट एक्सपर्ट द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर। सो हर एक कॉर्पोरेट कल्चर एक पावरफुल इन्फ्लुएंस डालता है मैनेजर्स और प्लस एम्प्लॉयज़ पर। एज ए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कैसे हो सकता है? कल्चर कैन फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, इंस्टिल द कोऑपरेशन कमिटमेंट। बेसिकली अगर आपका कल्चर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ओपन कल्चर है, आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके सजेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में आप ये बोल सकते हो कि आपका जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो कम्युनिकेशन उसमें बेटर है, डिसीजन मेकिंग बेटर है,
कंट्रोल और कोऑपरेशन उसमें बेटर है, और उस वजह से इसमें कमिटमेंट आती है। एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रॉन्ग और को ऐसे हो सकता है बेसिकली अगर वो बिजनेस के अकॉर्डिंग बनाया जाए और आपको क्लियरली और उसमें एक्सप्लिसिट सेट ऑफ द प्रिंसिपल्स और वैल्यू डालो। जो मैनेजमेंट है वो डिवोट करती है कंसिडरेबल टाइम कम्युनिकेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, और जो वैल्यू है आपकी वो शेयर की जा रही है एम्प्लॉयज़ के द्वारा, वो इसको अपनी एज ए एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं, तो उस केस में आपका कॉर्पोरेट कल्चर बेटर है। एज ए वीकनेस, कल्चर एज ए वीकनेस कैन ऑब्स्ट्रक्ट द स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। अगर आपका कल्चर वीक होगा तो आपकी जितनी स्ट्रेटजी आपने इंप्लीमेंट की है उनको भी ख़राब कर देगा। क्रिएटिंग द रेजिस्टेंस टू चेंज, वो चेंज लेके नहीं आने देगा। एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कुड बी करेक्टराइज एज अ वीक व्हेन द सब कल्चर एग्जिस्ट। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वीक तब होता है जब आपकी काफ़ी सारे सब कल्चर उसमें एग्जिस्ट हो जाते हैं। फ्यू वैल्यू एंड द बिहेवियर नॉर्म्स आर शेयर्ड एंड ट्रेडिशंस आर रेयर। बेसिकली आपके जो नॉर्म्स हैं या आइडियाज़ हैं शेयर किए ही नहीं जा रहे हैं, और वो जो ट्रेडिशंस हैं वो भी आपके काफ़ी रेयर हैं। इन सच ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय डू नॉट हैव द सेंस ऑफ कमिटमेंट लॉयल्टी एंड द सेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस केस में एम्प्लॉयज़ के बीच में ना तो कोई कमिटमेंट होती है, ना उनको कोई लॉयल्टी होती है, और ना उनकी कोई आइडेंटिटी होती है। तो बेसिकली आप यही मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा है और आपका कल्चर बेकार है, तो ये मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी वीक होती जा रही है टाइम टू टाइम। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द एडवांटेज ऑन द एसबीओ स्ट्रक्चर। एसबीओ स्ट्रक्चर के एडवांटेज पर शॉर्ट नोट लिखो। Advantage of the SBU structure. SBU is a any part of the business organization which is treated separately for the strategic management purpose. जो SBU है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जो एक सेपरेटली ट्रीट किया जाता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिए। The concept of the SBU is helpful in creating an SBU organization structure. जो SBU का कंसेप्ट है आपको हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करने में एक SBU के लिए। It is discrete element of the business serving products market with the readily identify competitors। बेसिकली एक डिस्क्रीट एलिमेंट है किस चीज़ का, बिजनेस सर्विंग प्रोडक्ट्स के लिए जो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, और जो कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर विच स्ट्रेटजी प्लानिंग कैन बी कंक्लूडेड। इट इज़ क्रिएटेड बाय एडिंग द अनदर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इन द रीजनल स्ट्रक्चर। बेसिकली ये क्रिएट किया जाता है एक अनदर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट बनाने के लिए डिवीजन स्ट्रक्चर में, आफ्टर अ डिवीजन हैज़ बीन ग्रुप, और डिवीजन ग्रुप होने के बाद अंडर a divisional top management authority based on the common strategic interest। और डिवीज़न आपकी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपकी कॉमन स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं। इट्स एडवांटेज, और इसके एडवांटेज क्या हो सकती हैं। एस्टेब्लिश द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिवीजन हैविंग द कॉमन स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट। बेसिकली कोऑर्डिनेशन बनाना डिवीजन के बीच में जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट है। फैसिलिटेट करना स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट और कंट्रोल लार्ज और डाइवर्सिफाई ऑर्गेनाइजेशन में। फिक्स करना उनके बीच में अकाउंटेबिलिटी एट द लेवल ऑफ डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट। अलो द स्ट्रेटजिक प्लानिंग टू बी डन एट द मोस्ट रेलेवेंट लेवल, एक रेलेवेंट लेवल पे स्ट्रेटजिक प्लानिंग करना टोटल एंटरप्राइज के साथ, और मेक द टास्क फॉर द स्ट्रेटजिक रिव्यू बाय द टॉप एग्जीक्यूटिव एंड मोर ऑब्जेक्टिव। तो आपका जो स्ट्रेटजिक रिव्यू है टॉप एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो किया जाएगा उसको सही से काम करना। हेल्प्स इन एलोकेट द कॉर्पोरेट रिसोर्सेज टू एरिया विद द ग्रेटेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। हेल्प करना है एलोकेट करने में कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को, ताकि आपकी जो ग्रेटेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो सही बन सके। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर पर एक शॉर्ट नोट लिखो। A culture where the creativity, embarrassing change, and the challenging the status are the pervasive theme is very conducive to the successful execution of the product innovation and the technological leadership strategy। जो भी कल्चर है आपका जिसमें क्रिएटिविटी होती है, चेंज को आप कर सकते हो, और जो चैलेंजिंग होता है स्टेटस के हिसाब से आप उस, और जो परवैसिव होता है मतलब उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, तो एक और उसका एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कर सकते हो प्रोडक्ट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी लीडरशिप स्ट्रेटजी के थ्रू, वो काफ़ी बेटर होता है आपका। ए कल्चर बिल्ड अराउंड द सच बिजनेस प्रिंसिपल एज लिसनिंग टू द कस्टमर्स, एनकरेजिंग द एम्प्लॉय टू टेक द प्राइड इन देयर वर्क। जो कल्चर इस तरह से बनाया जाता है जो आपके बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, कस्टमर्स की सुने, मतलब कस्टमर्स को मतलब फीडबैक देने की
फ्रीडम होनी चाहिए, एनकरेज करें एम्प्लॉयज़ को उनका काम करने में उन्हें गर्व महसूस हो, एंड गिविंग द एम्प्लॉयज़ ए हायर डिग्री ऑफ द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एम्प्लॉयज़ को एक हायर डिग्री ऑफ द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे इज़ वेरी कंडक्टिव टू द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटजी, और ये हेल्प करता है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटजी में, और डिलीवर करता है एक सुपीरियर कस्टमर सर्विस वैल्यू। जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर nurtures and motivate the people to do their jobs in a very conducive to the effective strategy execution। जो आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर होता है वो हेल्प करता है पर्सनस को कि अपनी जॉब्स को सही से करो और इफ़ेक्टिवली करो, जिससे आपका स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन हो सके। इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स एंड द वैल्यू सिस्टम टू विच ऑपरेट, एंड इट प्रमोट द स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन विद द कंपनीज विजन परफॉर्मेंस टारगेट एंड स्ट्रेटजी। और ये हेल्प करता है आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन और एक कंपनी के विज़न को अचीव करने में, परफॉर्मेंस को अचीव करने में, स्ट्रेटजी को अचीव करने में। ऑल दिस मेक्स द एम्प्लॉय फील genuinely better about their jobs and the work environment and the merits of what the company is trying to accomplish। ये सारी चीज़ें बेसिकली एम्प्लॉयज़ को जेनुअली फील कराती है एक वर्क एनवायरनमेंट के लिए, और बेसिकली ये भी चीज़ हेल्प करती है कि आप जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं वो देखती है। एम्प्लॉयज़ आर स्टिमुलेटेड to take on the challenge of the realizing the company's vision, do their jobs competently with their enthusiasm। जो एम्प्लॉय हैं वो बेसिकली ये चैलेंज लें कि अपने कंपनी के विज़न के हिसाब से वो काम करें और अपनी जॉब्स को कम्पिटेंटली करें अच्छे से और एंथुजिज्म के साथ, एंड द कोलैबोरेट विद द अदर्स एज नीडेड टू ब्रिंग द स्ट्रेटजी टू सक्सेस, और कोलैबोरेट करें दूसरों के साथ एक स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए सक्सेस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, specify the steps that is needed to initiate and bring the changes in the strategic building of an organization। स्टेप्स बताओ जो आपके इंटीएट और चेंजेस लेके आने के लिए हेल्पफुल है आपके स्ट्रेटजिक बिल्डिंग में। Changing in the environment forces often require the business to make the modification in their existing strategy। बेसिकली आपके एक्सटर्नल जो environment के forces है उनमें चेंज करना आपके लिए हेल्पफुल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज को आप मॉडिफाई करो और ब्रिंगिंग आउट द न्यू स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजीज लेके आओ उसमें। फॉर इनिशिएटिंग द स्ट्रेटजी चेंज 3 स्टेप्स कैन बी आइडेंटिफाई। स्ट्रेटजी चेंज को इनिशिएट करने के लिए 3 स्टेप्स बेसिकली किए जाते हैं। रिकग्नाइज द नीड फॉर द चेंज, बेसिकली नीड फॉर द चेंज आपकी होनी चाहिए, उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नाइज द फेसेस ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर डेट आर स्ट्रेटजी सपोर्टिव और द नोट। बेसिकली जो आपके कल्चर की बेसिकली स्ट्रेटजी सपोर्टिव हैं, स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर है वो आपको उसको आप डायग्नाइज करो कि बेसिकली कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको आइडेंटिफाई करेंगे इसके रिगार्डिंग। द आइडिया इज़ टू डिटरमाइन वेयर द लोशनलाइज एंड द स्कोप फॉर द चेंज एग्जिस्ट। बेसिकली आइडिया ये है कि आप ये डिटरमाइन करो कि कहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं और कहाँ पर चेंजेस ऑलरेडी हो गए हैं। तो इस चीज़ को देखना हमारे लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। क्रिएट ए शेयर्ड विजन टू मैनेज द चेंज, एक शेयर्ड विजन बनाओ चेंज को मैनेज करने के लिए। ऑब्जेक्टिव एंड द विजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन तो कंसाइड। जो ऑब्जेक्टिव और विजन होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के वो काफ़ी कंसाइड होते हैं, लाइक एक जैसे होते हैं। सीनियर मैनेजर need to constantly and consistently communicate the vision, not only to inform but also to overcome the resistance। जो सीनियर मैनेजर हैं वो कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करेंगे विज़न को, इन्फॉर्म करने के लिए नहीं बट ओवरकम करने के लिए भी रेजिस्टेंस को। इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंजेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग ए डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड द चेंज इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट फर्म डज नॉट स्किप बैक इनटू द ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग और डूइंग द थिंग्स। बेसिकली क्रिएट करना और सस्टेन करना का डिफरेंट एटीट्यूड्स को और चेंज को नेसेसरी है ये इंश्योर करने के लिए जो फर्म है वो स्लिप बैक ना करे अपने ओल्ड वेज में, जो पुराने तरीके से सोचती थी या काम को करती थी। ऑल दिस चेंजेस शुड बी सेट अप एज ए प्रैक्टिस टू फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे चेंजेस बेसिकली एक प्रैक्टिस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल के लिए।
Elaborate the interrelationship between the strategic formation and the implementation. Interrelationship बताओ strategy formulation और implementation के बीच में. स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है? मैनेजमेंट एक्सरसाइज है एक चूजन स्ट्रेटजी को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए. आपने कोई स्ट्रेटजी चूज की और उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसको आप स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हो. स्ट्रेटजिक एग्जीक्यूशन डील्स विद द सुपरवाइजिंग द ऑन गोइंग परस्यूट ऑफ द स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजिक जो एग्जीक्यूशन है वो डील करती है कि आपने ऑन गोइंग स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है या नहीं. मेकिंग इट वर्क, इसको काम पर लगाना. इम्प्रूविंग द कम्पिटेंसी विद विच इट इज़ एग्जीक्यूटिंग एंड द शोइंग द मेजरेबल प्रोसेस. इस कम्पिटेंसी को इम्प्रूव करना जिसके बेसिस पे एग्जीक्यूट हो रही है या मेजरेबल हो रही है प्रोग्रेस इसकी. एंड अचीविंग द टारगेटिंग रिजल्ट, और जिसके बेसिस पे टारगेट रिजल्ट को अचीव कर रही है. जो स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन है वो कंसर्न करती है आपकी ट्रांसलेशन के लिए और डिसीजंस लेने के लिए जो एक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं. इट इन्वॉल्व द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू द न्यू कोर्स ऑफ द एक्शन. बेसिकली इसमें एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज होते हैं आपके जिनके थ्रू आप नया एक्शन काम करते हो डेट नीड टू बी अंडरटेकन और जो लिए जाते हैं. देयर में बी नीड फॉर एडप्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू हैंडल द न्यू एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करने की ज़रूरत है नए एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए और पर्सनल्स को ट्रेनिंग करने के लिए और डिवाइसिंग करने के लिए एक अप्रोप्रिएट सिस्टम को. What is the strategic control? Benefit, explain the different type of the strategic control. strategic control क्या है और उसके बेनिफिट्स बताओ.